नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरी नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। विद्यार्थियों, प्रतिजन और रक्त समूह पाठ के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, इसको किस प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, इन सभी बातों का आज हम इस वीडियो के जरिए अध्ययन करेंगे। तो रक्तदान की प्रक्रिया एक वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में रक्त का स्थानांतरण होता है या रक्त के जो उत्पाद है जैसे कि बिंबाणु है, प्लाज्मा है, इसका स्थानांतरण किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम रक्तदान कहते हैं। एक व्यक्ति के रक्त को किसी दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करना, एक व्यक्ति के रक्त को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में उसके परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित करना, इस प्रक्रिया को हम रक्तदान कहते हैं। तो रक्तदान का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित जो उत्पाद है जैसे प्लेटलेट्स, जिसे हम बिंबाणु कहते हैं, प्लाज्मा आदि का स्थानांतरण करना किया जाता है। इस विधि को हम रक्तदान कहते हैं। इस रक्तदान प्रक्रिया को सबसे पहले 15 जून 1667 में किया गया था और करने वाले वैज्ञानिक थे फ्रांस के एक चिकित्सक डॉक्टर जिनका नाम आता है जीन बैप्टिस्ट डेनिस। इनके द्वारा सबसे पहले रक्तदान की प्रक्रिया को किया गया। इन्होंने एक 15 वर्षीय जो बालक था, उस बालक में भेड़ के रक्त का आदान किया। भेड़ का जो रक्त है वह रक्त इस 15 वर्षीय बालक में स्थानांतरित किया। कहते हैं कि इसके बाद कुछ समय बाद में इस तरह की जो प्रक्रिया होती थी, अर्थात जानवरों का जो रक्त है वह इंसानों के शरीर में प्रवेश कराना, ये जो प्रयोग थे ये प्रयोग बाद में बंद कर दिए गए थे। तो ये सबसे पहली जो घटना है ये इस बार हुई थी 15 जून 1667 में। डॉक्टर का नाम आता है जीन बैप्टिस्ट डेनिस। कहाँ का था? फ्रांस का था। फ्रांस के चिकित्सक जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा सबसे पहले रक्तदान की प्रक्रिया को किया गया। और किस प्रकार से किया? तो एक 15 वर्षीय बालक में इन्होंने भेड़ के रक्त का आदान किया। भेड़ का जो रक्त था वो उस बालक के शरीर में स्थानांतरित किया। आज वर्तमान समय में जो रक्तदान किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो रक्तदान जो है इसकी मुख्य आवश्यकता किस प्रकार से? सबसे पहले चोट लगने पर, अत्यधिक रक्त का स्राव होने पर, किसी की दुर्घटना हो जाती है, शरीर पर कोई गंभीर चोट लग जाती है जिससे उसके शरीर में जो रक्त है उसका अधिक स्राव होता है, तो उसकी जिंदगी को बचाने के लिए रक्तदान की प्रक्रिया को किया जाता है। दूसरा है शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, शरीर में यदि रक्त अल्पता हो जाती है, रक्त क्षीणता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी जब उसके जीवन पर आ जाती है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर में रक्तदान किया जाता है। शल्य क्रिया के द्वारा जब ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन क्रिया के द्वारा भी रक्त का स्राव जो है अधिक होता है, तो उस व्यक्ति की जीवन को बचाने के लिए भी रक्तदान किया जाता है। शरीर में बिंबाणु की कमी होने पर, जब शरीर में बिंबाणु या प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है, जो रक्त का थक्का जमाने वाली कणिकाएं होती है, इनकी जब कमी हो जाती है तो रक्तदान किया जाता है। हीमोफीलिया के रोगियों को, हीमोफीलिया जिसमें जो रक्त का जो थक्का है, रक्त का थक्का नहीं जमने से उस व्यक्ति के शरीर से रक्त का स्राव अधिक होता है। इसी तरह से दात्र कोशिका अरक्तता, जिसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया के जो रोगी होते हैं, इनमें भी रक्तदान किया जाता है। इसके संपूर्ण शरीर के रक्त को दूसरे व्यक्ति के शरीर के रक्त से परिवर्तित किया जाता है, अर्थात बदला जाता है। तो हम बात करें कि जो रक्तदान की जो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो रक्तदान की प्रक्रिया में सबसे पहले रक्त का संग्रहण होता है। रक्त का संग्रहण करने के बाद आगे किया जाता है रक्तदान। तो रक्त का संग्रहण कैसे होता है, रक्त का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है? रक्तदान की प्रक्रिया, रक्तदान की प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले होगा रक्त का संग्रहण। रक्त का संग्रहण। अब इस रक्त का संग्रहण किस प्रकार से होगा? तो रक्त का संग्रहण करने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति रक्त का
दान करना चाहता है। जो दाता है, जो व्यक्ति के रक्त को दान में दे रहा है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच होगी कि उसमें कोई रोग तो नहीं, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, रक्त संबंधी कोई बीमारी तो नहीं। यदि वो व्यक्ति बीमार है तो उस व्यक्ति का रक्त नहीं लिया जाता। स्वस्थ व्यक्ति होगा उसी की रक्त को ही लिया जाता है। तो सबसे पहले होगा दाता, जो व्यक्ति रक्त का दान कर रहा है, दाता के स्वास्थ्य की जांच। वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई संक्रामक बीमारी या कोई अन्य रक्त संबंधी बीमारी ना हो। इसके बाद उसकी जांच होने के बाद उसका जो रक्त लिया जाता है वह अंतः प्रवेशनी अर्थात कैनुला विधि के द्वारा, अंतः प्रवेशनी कैनुला के द्वारा रक्त को लिया जाता है। और रक्त को लेने के बाद उस रक्त को एक थक्का रोधी निजर्मीकृत आगे पाउच में उसको संग्रहित किया जाता है। कैनुला विधि के द्वारा रक्त को लिया जाएगा। कैन्युला विधि अंतःशिरात्मक रूप से उसके रक्त को लिया जाता है और लेने के बाद उसको संग्रहित किया गया। संग्रहित जो होगा वो होगा थक्का रोधी निजर्मीकृत थैलियों में रक्त का संग्रह होगा। संग्रह करने के बाद में उस संग्रहित रक्त की जांच की जाती है। जांच किसकी होगी? जांच होगी रक्त समूह की। जो संग्रहित रक्त है उसका समूह कौन सा है। इसके बाद जांच होगी आरएच कारक की कि उस रक्त समूह का आरएच कारक कौन सा है। तीसरी उसमें जांच होगी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई संक्रामक रोगाणु मौजूद नहीं हो, इसकी जांच होगी। इसके बाद होती है रक्त की जांच। रक्त की जांच की जाती है। जांच किसकी होगी? रक्त समूह एबीओ की होगी। इसी तरह से जांच किसकी होगी? आरएच कारक की होगी। या रक्त में कोई रोगाणु है अथवा नहीं, उसकी पहचान की यहाँ पर जांच होगी। ये होगा तीसरा चरण। इसके बाद ये जो रक्तदान की प्रक्रिया, जब रक्त का संग्रहण किया जाता है, ये प्रक्रिया चिकित्सक की देखरेख में होती है। जो व्यक्ति जिसने रक्त का दान किया है वो व्यक्ति कुछ समय के लिए चिकित्सक के पास रहता है, क्योंकि उसके शरीर में यदि कोई परेशानी होती है, अन्यथा इसमें कोई परेशानी होती नहीं। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो इतनी इसमें परेशानी नहीं होती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाए। कहते हैं कि 2-3 दिन के भीतर ही रक्त प्लाज्मा पुनः हमारे शरीर में प्रतिस्थापित हो जाती है और करीब 30 से 36 दिनों के अंदर जो हमारी लाल रक्त कणिका है, बिंबाणु है, जो श्वेत रक्त कणिका है, वो पुनः इसमें प्रतिस्थापित हो जाती है। तो इस तरह से सबसे पहले रक्त का किया जाता है संग्रहण। संग्रहण के बाद अगले चरण में होता है रक्त का आदान, अर्थात उस संग्रहित रक्त को आगे किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है। तो उससे पहले एक बात और आती है महत्वपूर्ण, कि जब ये रक्त को लिया गया, संग्रहित किया गया, तो उसको आगे रखा कहाँ जाता है? तो इसको रखा जाता है प्रशीतित भंडार में। प्रशीतित भंडार के अंदर प्रशीतित इसका भंडारण होता है। इसको हमेशा ठंडे स्थान पर रखा जाता है ताकि जो रक्त में कोशिकाएं हैं उनकी उपापचय की क्रिया वो धीमी हो जाए तथा उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोगाणु को जीवाणु की वृद्धि न हो। तो रक्त का जो भंडारण है हमेशा प्रशीतित रूप से ही किया जाता है। आगे बात करते हैं कि रक्तदान की जो प्रक्रिया है, ये आधान की जो प्रक्रिया है, ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया, वो किस प्रकार से होती है। तो ट्रांसफ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है उससे पहले किया जाता है जो रोगी है उसके रक्त का परीक्षण, उसके रक्त समूह की जांच की जाती है, उसके आरएच कारक की जांच की जाती है। जो रक्त समूह है उसी रक्त का ही उसमें आदान किया जाएगा। तो सबसे पहले होगी उसकी एबीओ अर्थात रक्त समूह एवं आरएच कारक की जांच होगी, उसका परीक्षण किया जाएगा।
कौन सा उसका RH कारक है, वही RH कारक उसी रक्त समूह के रक्त का ही आदान किया जा सकता है। इसके बाद में प्रशीतित भंडारण से रक्त को 30 मिनट पूर्व निकाला जाता है। रक्त आदान करने से पहले 30 मिनट पूर्व उस रक्त को, उस समान एबीओ समूह RH कारक वाले रक्त को वहां से प्रशीतित भंडार से निकाला जाता है 30 मिनट पहले। इसके बाद चिकित्सक की देख रेख में यह प्रक्रिया होती है रक्तादान की। अंतःशिरात्मक रूप से रक्त का आदान होता है। अंतःशिरात्मक, तो यहां पर हम दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं 30 मिनट पूर्व प्रशीतित भंडार से रक्त को निकाला जाता है। रक्त को निकाला जाता है 30 मिनट पहले। इसके बाद तीसरा इसमें आएगा कि ये जो रक्तदान की प्रक्रिया है यह पूरी चिकित्सक की देखरेख में होती है। चिकित्सक की यह देख रेख में पूरी प्रक्रिया चलती है। जो रक्तदान किया जाता है वो हमेशा कैसा होगा, अंतःशिरात्मक। व्यक्ति की शिरा के अंदर इस नए रक्त का आदान होगा, अंतःशिरात्मक इसका आदान होता है। यह प्रक्रिया लगभग 4 घंटे तक चलती है। 4 घंटे तक चलने वाली यह प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के दौरान जो व्यक्ति जिसमें रक्त का आदान किया जा रहा है उसमें यदि इसके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ होती है, जैसे कि ठंड लगना या ज्वर आना, बुखार आ जाना, शरीर में घबराहट होना, कंपकंपी होना, सिरोसिस अर्थात शरीर का नीला पड़ना, यदि इसके कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका तुरंत चिकित्सक इलाज करता है। इसलिए रक्तदान की प्रक्रिया, रक्त का संग्रहण और रक्त का आदान, ये दोनों प्रक्रिया चिकित्सक की देखरेख में होती है। अब हम बात करें कि जो ये रक्तदान की प्रक्रिया होती है हम इसको कितने भागों में बांटते हैं। तो रक्तदान की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर आता है समजात और दूसरे नंबर पर आता है समजीवी। पहले नंबर पर आएगा रक्तदान की प्रक्रिया जो है, रक्तदान की विधि, रक्तदान की विधि या हम कह सकते हैं इसके प्रकार, रक्तदान के प्रकार। इसके मुख्य 2 प्रकार हैं। पहले नंबर पर आता है समजात। समजात रक्तदान का अर्थ होता है कि किसी अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का आदान करना। किसी व्यक्ति में दूसरे किसी व्यक्ति के संग्रहित रक्त का आदान करना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समजात रक्तदान। व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का आदान करना। जो प्रशीतित भंडार में पहले से किसी अन्य व्यक्ति जो दाता है जिसने रक्त दिया है, तो समान रक्त समूह और समान RH कारक वाले व्यक्ति के रक्त का आदान किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समजात रक्तदान। दूसरा होता है वो होता है समजीवी। समजीवी का अर्थ होता है कि व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित जो रक्त है, व्यक्ति जिसने
रक्तदान किया कुछ समय पहले और उसके शरीर में रक्त की कमी आ गई, चोट लगी या कोई अन्य कारण से, तो उसके संग्रहित रक्त का पुनः आदान करना, व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का आदान करना, व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का आदान, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समजीवी रक्तादान। तो समजीवी रक्तादान में क्या होगा कि व्यक्ति के स्वयं का रक्त पुनः उसके शरीर में स्थानांतरित किया जाता है, आदान किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समजीवी रक्तदान। तो रक्तदान की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, समजात जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का आदान किया जाता है, दूसरा होता है समजीवी जिसमें व्यक्ति का जो स्वयं का रक्त है उसका आदान किया जाता है। अब बात आती है कि रक्तदान की प्रक्रिया के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहली जो सावधानी रक्तदान के समय वो ये रखनी चाहिए कि जो रोगी, जो ग्राह्य रक्त को लेने वाला व्यक्ति है, उसके रक्त समूह की जांच होनी चाहिए, आरएच कारक की जांच होनी चाहिए। उसी रक्त समूह और आरएच कारक का रक्त उस व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। दूसरी है कि जो रक्तदान की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो रक्त का संग्रहण किया जाता है वो पूरी तरह से प्रशीतित भंडार के रूप में हो, प्रशीतित भंडार रक्त का किया जाए। तीसरा, रक्त में किसी भी प्रकार का कोई रोगाणु है, कोई जीवाणु है, वायरस वह उत्पन्न न हो, इसकी सबसे प्रमुख रूप से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि रक्त में कई प्रकार के जो संक्रामक वायरस वह उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो रक्त में कौन कौन से वायरस उत्पन्न हो सकते हैं? तो रक्त में उत्पन्न होने वाले वायरस, तो सबसे पहले देखिए सावधानी, तो एक बार हम वापस देख लेते कौन कौन सी सावधानियां हैं रक्तदान के समय बरती जाने वाली सावधानियां। रक्तदान के समय रखी जाने वाली सावधानियां, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहली है रक्त समूह एवं आरएच कारक का मिलान। ये मिलान अति आवश्यक है। समान रक्त समूह और समान आरएच कारक का रक्त ही आदान किया जा सकता है। दूसरा है जो रक्त संग्रहित हो रहा है उसका हमेशा प्रशीतित भंडार होना चाहिए। प्रशीतित भंडारण किसका? रक्त का प्रशीतित भंडारण होना चाहिए। रक्तदान की प्रक्रिया में जो संग्रहित रक्त है उसका समय समय पर जांच भी होनी चाहिए। जांच किसकी होनी चाहिए? उसमें किसी भी प्रकार का वायरस उत्पन्न न हो, वायरस उस रक्त में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का यदि रक्त है तो उसको फिर आगे उसका निक्षेपण किया जाना चाहिए। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया चिकित्सक की देख रेख में होनी चाहिए। चिकित्सक की देख रेख में ये सारी की सारी रक्तदान की प्रक्रिया है वह होनी चाहिए। अब रक्त के अंदर कौन कौन से वायरस है वह उत्पन्न हो सकते हैं। तो रक्त में उत्पन्न होने वाले जो वायरस है, रक्त में उत्पन्न होने वाले वायरस में सबसे पहले नंबर पर आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की कैटेगरी बी और हेपेटाइटिस सी, ये उत्पन्न होता है रक्त के जरिए। इसी तरह से HIV एड्स का जो वायरस है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है HIV ह्यूमन वायरस। इसकी फेज फर्स्ट है, इसका फेज सेकंड है। यह रक्त में उत्पन्न हो सकता है ह्यूमन
ट्रॉपिक लिम्फोसाइट वायरस HTLV, इसका फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड। ह्यूमन ट्रॉपिक लिम्फोसाइट वायरस HTLV। ग्रुप एड्स जैकब, यह उत्पन्न होने वाला वायरस जो उत्पन्न होता है रक्त में, तो इसमें ये थोड़ी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है कि रक्त का समूह की मिलान हो, RH कारक की मिलान हो, रक्त का प्रशीतित भंडार हो, किसी भी प्रकार का ये जो हमने वायरस के नाम लिखे ये वायरस रक्त में न हो, और ये जो सारी प्रक्रिया है ये सारी प्रक्रिया चिकित्सक की देखरेख में होती है। तो आज हमने इस टॉपिक में रक्तदान के बारे में समझा। रक्तदान किसे कहते हैं, रक्तदान क्यों आवश्यक होता है, रक्तदान किस प्रकार से होता है और रक्तदान कितने प्रकार का होता है तथा रक्तदान के समय क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, इन सभी के बारे में आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।